लगातार एक मुद्दा है जो तेजी के साथ में चर्चा का विषय बना हुआ है। अनुसूचित जाति एससी में आरक्षण को लेकर के एससी में आरक्षण और क्रीमी लेयर अभी हाल ही में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई के इस बयान पर कि एससी आरक्षण में संपन्न लोगों को आईएएस आईपीएस ऐसे जो संपन्न लोग हैं उनको इस आरक्षण से बाहर करना चाहिए और क्रीमी लेयर लागू करना चाहिए। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। आपको बता दें, इस मुद्दे पर इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं भारत के वरिष्ठ आईएएस, एमएससी, पीएचडी, डीएलएड। आप 3 वर्ष आईपीएस, 36 वर्ष आईएएस रह करके भारत के तमाम एससी, एसटी, ओबीसी व अन्य समाज के लिए उनको मार्ग दिखाने के लिए उनको तमाम योजनाओं के अंतर्गत लाभ दिलाने का काम किया है। और चूंकि आप दलित समाज से हैं और इसलिए आज का यह जो मुद्दा है एससी में आरक्षण, ये बहुत ही गंभीर बन जाता है। लगातार एससी में आरक्षण, क्रीमी लेयर पर बहस चल रही है और हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश CJ गवई साहब का जो बयान आया वो बहुत ही सुर्खियों में बना हुआ है। तो सर, आपके चूँकि आपने लंबा समय दिया है, भारत सरकार में भी आप रहे हैं, भारत के विभिन्न प्रदेशों में भी आप रहे हैं और अपने आईएएस कार्यकाल के दरमियान एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोगों को मार्गदर्शन भी दिया है। सर, आपका पूरा अनुभव क्या कहता है? एक लंबे अरसे से आपने समाज के बीच में रहे हैं, आईएएस रहने के बावजूद इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है? मेरे साथ में मौजूद हैं श्री डॉक्टर चंद्रपाल, पूर्व सचिव भारत सरकार। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाइयों बहनों, ये आज का बहुत ही अहम मुद्दा है, स्पेशली आईएएस और आईपीएस और अन्य सरकारी नौकरियों में कार्य करने वाले लड़कों के लड़कियों के लिए बड़ी समस्या का उत्पन्न हो रही है। लोग कहा जा रहा है कि इनको आरक्षण के उसमें से निकाल दिया जाए। और कल भी मुझसे एक इंटरव्यू में लिया, पूछा किसी ने, आज भी इंटरव्यू एक लिया, उसमें भी बताया मैंने। बात एक ही है, आईएएस आईपीएस के सचिव एससी एसटी के लिए आरक्षण जारी रहना चाहिए, जबकि अधिकांश लोग यही सोचते हैं कि जब क्योंकि आईएएस आईपीएस और सरकारी नौकरियों में रहने वाले लोगों के बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि हम तो गरीबी से उठ के आए। फादर की हमारे की डेथ 7 वर्ष की उम्र में हो गई थी। हमारी मदर ने, उन्होंने हमें पाला, आगे बढ़ाया और अपने ही प्रयासों से, अपनी मेहनत के बल पर, इसमें कोई संदेह नहीं, हमने मेहनत की, हमने पढ़ाई की, होशियार निकल गए। तो 2 साल लेक्चरर बने, 3 साल आईपीएस रहे, 36 साल आईएएस रहे, फिर भी नौकरी करने का जज्बा रहा कि सर देश की सेवा करनी है, बेकार बैठने से क्या फ़ायदा। तो अपनी आदर्श समाज पार्टी बनाई और उसके माध्यम से हम समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों को जन जागरण कर रहे हैं। और उसमें इस तरह के मुद्दे जो आते हैं उसको, क्योंकि अपना अनुभव इतने सालों का है, तो हर तरह की समस्या का
देखा है और उनका समाधान भी ढूंढ के दिया है सरकार को। आज भी हम उसी में चिंतित में लगे रहते हैं कि किसी तरह से अपने लोगों का कल्याण हो, कैसे वो उनको बेरोक टोक आगे बढ़ने का मौका मिले, और उसी में ये क्रीमी लेयर का मामला आता है। तो क्रीमी लेयर के बारे में मुझे याद आता है, हमारे जो सामाजिक न्याय के मसीहा कहलाए जाते हैं श्री वीपी सिंह साहब, उन्होंने मंडल आयोग लागू करके सबको सामाजिक व्यवस्था में भागीदारी का हिस्सा दिलाने का प्रयास किया। उससे पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस 2 हुई, उसमें स्पष्ट कर दिया कि इनके अनुसूचित जात के, जनजात के लोगों को, बैकवर्ड के लोगों को आरक्षण का भागीदारी होना चाहिए। वो आरक्षण न कह के भागीदारी कहना चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये हुआ था। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद सेपरेट इलेक्टेड की जगह फिर जॉइंट इलेक्टेड मान लिया गया, मगर आरक्षण की व्यवस्था की गई। और ये कहना पड़ा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में कि कम से कम जो रिजर्वेशन रहेगा, इनकी भागीदारी रहेगी तो इनका विकास होगा और आगे चल के उन्नति कर पाएंगे। तो उसमें जो एग्रीमेंट हुआ, उसमें शिक्षा में और शिक्षा सेवा इसमें और भूमि आवंटन वगैरह वगैरह में आरक्षण की व्यवस्था बनाई रखी, जिससे कि वो आगे उन्नति कर सके, आगे चल सके। इतने सालों के बाद भी आरक्षण सेवाओं में पूरा नहीं हो पाया। उसका कारण हमने अध्ययन किया था कि जानबूझ करके उनको रिजेक्ट किया जाता है। बहुत कम लोग हैं जिनको पास करने देते हैं, नहीं तो भारत सरकार तक पहुंचने में, तो सेक्रेटरी बनने में तो मुश्किल है, कोई होने नहीं देना चाहते। एक आध कहीं दिखाने के लिए दिखा दिया जाता है, बाकी सब ये कमी वो कमी करके रिजेक्ट कर देते हैं। हमने व्यक्तिगत रूप से झेला है, इसलिए हम उसमें बताना चाहेंगे कि हम जॉइंट सेक्रेटरी एम्पैनलमेंट होने के लिए थे, मगर जॉइंट सेक्रेटरी एम्पैनलमेंट सब अच्छे आउटस्टैंडिंग होते हुए भी नहीं करा। हम पर्सनली मिले कैबिनेट सेक्रेटरी से, तो उन्होंने कह दिया 100 बार आप अच्छे हो सकते हो, हम नहीं लेना चाहते, तो नहीं लिया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रधानमंत्री काल में भी फिर ये मुद्दा आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के बाद भी ये फाइल तक हमारी खो दी गई। दोबारा रिसर्च से होने के बाद रिकन्स्ट्रक्ट कराई गई, और कराने के बाद जब माननीय मनमोहन सिंह जी और मैडम सोनिया गांधी जी के सामने हमने रिप्रेजेंटेशन भेजा, तब कहीं जाके हमारा एम्पैनलमेंट हुआ, तब कहीं जा कर के सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिटायर हुए। जब हम जैसे आदमी को, जबकि हम हर जगहों में, हर विभाग में जहाँ भी रहे, आउटस्टैंडिंग एंट्री मिली, इनाम भी मिले, सब कुछ है, मगर नहीं लेना चाहते। तो ये सोच, ये मानसिकता दिखाती है कि जात के आधार पर जितना भी नीचा इनको दिखाया जाए, जितना हरेस किया जाए, उतना संभव है। तो आरक्षण नहीं हो तो संभवतः बहुत कम लोग ही सेवा में दिखाई देंगे जो ऊंचे पद पे पहुंच पाए होंगे। अब ऊंचे पद पे पहुंच गए तो अब ये लगता है कि अरे ये IAS बन गए, अब इनके लड़के भी IAS IPS क्यों बन रहे हैं। तो इसमें मुझे ये कहना है, सीधी बात, कि भाई आप एक नियम बना दीजिए। अगर आपको खल रहा है कि ये लोग ऊपर पहुँचे जा रहे हैं, तो सरकार एक नियम बना दे कि जितने भी लोग हैं उनके हर एक के परिवार में से 1-2 जो भी है 2 कर दें, 1 कर दें, उससे ज़्यादा नहीं रख पाएगा, चाहे वो जनरल कास्ट का हो, चाहे शिव कास्ट का हो, चाहे कोई भी हो। तो मैं समझता, हाँ, तो उनको एक समानता के व्यवहार होगा और वो ठीक रहेगा, तो सबके लिए होना चाहिए। देखा ये गया है कि शिव कास्ट का तो 1-2 एग्जाम पे मिलेगी कहीं भी, और वो भी उनसे शादी हुई होगी किसी दूसरी जात के लोगों से, तो उनका रिजर्वेशन नॉन रिजर्वेशन एक सा हो जाता है। तो एक बात सही है कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, जिससे ये न महसूस हो कि केवल शिव कास्ट के IAS IPS वगैरह वगैरह ही को सब लाभ पहुंचा दिया जाता है। तो मैं इसमें कहना चाहता हूं कि इससे ऐसी बात नहीं है। वो जो जिस स्थिति में है, पहला तो एग्रीमेंट जो हुआ है, वो एग्रीमेंट को पलटा नहीं जा सकता। वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच के जो हुआ था, उसको बरकरार रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीमेंट किसी भी 2 कंट्री के बीच में होता है, वो भी नहीं पलटा जाता। तो वो भी ये इंटरनल है, इसको किसी तरह से पलटा नहीं जा सकता। दूसरा, आप जो है जितने भी हैं उनको यही कानून ला दीजिए कि हर एक से एक घर से एक ही होगा। तीसरा, जो रिलीजियस मैटर्स में भी एक आरक्षण ले आइए, क्योंकि हर एक आदमी एक पर्टिकुलर जात विशेष के आधार पर हज़ारों वर्षों से चला रहा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बीच में ही बांटा जाएगा। तो उनमें से रोटेशन कर दीजिए, चाहे धर्म के धर्माचार्य हों, कोई हो, इनको पढ़ाइए लिखाइए, और जो मंत्र पढ़ा वगैरह है इनमें शिक्षा कॉलेज वगैरह में दीजिए, जिससे कि वो भी पुजारी बन सके। जिससे वो आरक्षण जो है एक पर्टिकुलर समाज के, पर्टिकुलर जात के लिए है, तो वो ख़त्म हो, और जिससे सब लोग ये कहें कि हाँ न्याय हो रहा है। और जनरली नहीं तो ये देखा गया है कि पार्कों में जहाँ पर भी पीपल का पेड़ होता है वो तक रिजर्व है,
केवल एक पर्टिकुलर जात ब्राह्मण जात के लिए कि उनका जो फीता टाइप का काट देते हैं और पीपल का पेड़ के लपेट देते हैं, धागे से लपेट देते हैं उनका, और उनका कुछ दिनों के बाद मूर्तियाँ शुरू हो जाती है और अच्छी खासी ज़मीन जो है उनके कब्जे में आ जाती है और उससे कुछ कमाई करते हैं। उदाहरण के लिए हमारे लखनऊ में ही देखिए, आपको सेक्रेटेरिएट के सामने जो है एक छोटा सा पेड़ था पीपल का, उस पीपल का पेड़ ने अब 3 पेड़ के पेड़ बना लिए और हर एक में महात्मा जी एक बैठ गए। तो ऐसे ही ये भी एक रिजर्वेशन का और जरिया है आर्थिक उन्नति का। तो ये इस तरह का क्यों नहीं एक क्रांतिकारी काम करना चाहिए। जब हिंदू हैं, सभी को हिंदू मानते हो, तो इनके भी हिंदू का पद मिलना चाहिए। इनको हिंदू के अनुसार ही फैसिलिटी होनी चाहिए। आज 50 लाख की भीड़ आ रही है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। ठीक है, आप हिंदू राष्ट्र तो प्रैक्टिकली आज भी हिंदू राष्ट्र ही है। आप ही की गलती से बाहर के लोग आए, जब आपने दलितों को मैं दलित को यूज़ कर रहा हूँ, अनुसूचित जाति जनजात के लोगों को कभी लिफ्ट ही नहीं दी, उनको प्यार से बोला नहीं, उनके साथ अन्याय अत्याचार होते रहे, तो फिर आप कैसे महसूस कर सकते हैं कि वो आपके साथ होगा। आज भी आप यही कर रहे हैं कि जहाँ भी कोई बोलता है, थोड़ा सा आवाज़ उठाता है, उसको पीट पाट के ठीक कर दिया जाता है। तो ये भी आज के जो ज़माने में हो रहा है, ये भी बहुत ख़तरनाक समय है। तो आरक्षण तो होगा ही, बिना आरक्षण की सुविधा के ये संभव नहीं है। तो मेरा तो बड़ा स्पष्ट मत है कि आरक्षण हो तो आरक्षण के लिए सारे स्कूल की एजुकेशन एक सी होनी चाहिए, हर एक के लिए, चाहे प्राइमरी स्कूल से लेकर ऊपर तक सब एक सी स्कूल की शिक्षा हो, जिससे कि दलितों को भी दलित कहते हैं वो नाम उनके मुंह से जो कलंक लगा हुआ है वो ख़त्म हो और एकता के सूत्र में, सारे देश के लिए एकता के सूत्र में बंध जाए। हर आदमी सोचे कि ये मेरा राष्ट्र है, प्रथम है मैं और द्वितीय हूँ, नथिंग एल्स बट केवल मैं भारतीय हूँ। तो जब ये भावना पैदा हो जाएगी तो आरक्षण अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। जात के आधार पर जो आरक्षण होगा वो भी झगड़ा करने वाला है तो उसको बदलने के लिए यही है कि आप जो बराबर का हक दीजिए। यूँ तो बहुत से देखे गए उदाहरण हैं, हमने देखे जीवन में, IAS IPS के ऑफिसर्स के साथ में बहुत सी अन्य जातियों की लड़कियों की शादी हुई है, तो वो कुछ दिनों तक तो ठीक चलते हैं, उसके बाद में वो आपस में झगड़ा होने लगता है। जात के आधार पर जो लड़की मान ली आ गई तो उसके लड़की की बहन की शादी नहीं होती तो दिक्कत होती है। ये है, मगर कह रही चलता रहेगा। समाज जब तक बदलेगा नहीं, समाज सभ्य होने के बाद एक अच्छा सा समाज नहीं बनेगा, तब तक ये समस्या चलती रहेगी। मगर ये कहना जज साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मुंह से ये निकल गया कि शेड्यूल कास्ट के जो IAS हैं, IPS हैं और PCS ऑफिसर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं जो इस काबिल हैं वो अलग से रहें, उनको आरक्षण में क्रीमी लेयर का फ़ायदा नहीं होना चाहिए। तो हम एक बार PP सिंह साहब को लेकर कानपुर गए थे। कानपुर में उनसे पूछा गया, हम ही ने पूछा कि आप ये बताइए कि ये दलितों के बारे में कहा जाता था कि इनको क्रीमी लेयर से बाहर कर दिया जाए इंदिरा सानी जजमेंट के आधार पर या किसी के आधार पर। तो उन्होंने तो बड़ा साफ जवाब दिया था कि भाई क्रीमी लेयर है कहाँ, वहाँ शेड्यूल कास्ट में कौन सी क्रीमी लेयर है, कहाँ है क्रीमी लेयर, किस क्षेत्र में वो उनकी भागीदारी है, उनको ज़मीन है उनके पास नहीं है, उनके जो हाउसेज हैं वहाँ तक बनाने के लिए मकान नहीं है, वो नहीं है, जमीन कितने भी शासन कर रही है, खाने के लिए 80 करोड़ रुपए का भीख की तरह उनको अनाज दिया जाता है। तो कैसे काम चलेगा जब तक कि आप ज़मीन में बंटवारा नहीं दोगे, हिस्सेदारी नहीं दोगे, जब तक नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं दोगे और किसी में नहीं देगा, केवल 80 करोड़ रुपयों को फ्री में अनाज खिलाने से मात्र से उन्नति देश की नहीं हो सकती और न बाहर हो सकती। उनका मानसिक जो विकास है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए बराबर की भावना पैदा होनी चाहिए कि उसके साथ कोई व्यवहार नहीं होता। अब ये देखा गया है कि सब ज़्यादातर दलित चंद्रपाल ने कहा, यही कहा जाता था, तो मैं इसे गाली समझता हूँ। जब अनुसूचित जात जनजात का नाम दिया हुआ है संविधान में, तो आप उसका प्रयोग क्यों नहीं करते? आप क्यों कहते हैं दलित, क्यों कहते हैं? पहले हरिजन थे तब झगड़ा हुआ, हम लोगों ने हंगामा मचाया, तब वो ख़त्म हो करके ये अब दलित हो गया। हम कहते हैं ये दलित बैड होना चाहिए और सबके साथ मानव है, वो भी उसको भी मानव समझा जाना चाहिए, उसको पशु नहीं समझा जाना चाहिए। और जो मानवता से दूर रख करके आप अमानवीय व्यवहार उनके साथ आज भी करते हैं और फिर कहते हैं कि जो थोड़े बहुत IAS IPS बन गए वो चारों तरफ से प्रॉब्लम्स में घिरा रहता है, वो दूसरे नाते रिश्तेदार उनके मार्गदर्शन करता है, जिनसे चेतना जागृति आती है, तो वो सब खत्म हो जाए तो बिल्कुल ही बंधुआ पुराने ज़माने के जिस तरह से बंधुआ रहते थे, मतलब भीख की तरह उन्हें हर खाना पाना कपड़े दिए जाते थे। और आप सब जानते हैं, ज़्यादा जानते हैं मुझसे ज़्यादा, क्योंकि आप ही लोग करने वाले हैं। तो जो कहने वाले हैं जज साहब से जो गलती हुई है उन्होंने सुधारा है, उनके साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ उसका भी देखिए कि ये सरकार, भारत सरकार के द्वारा
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भले ही उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो माफ़ कर दिया, फिर भी क्या ये माफ़ी देने लायक कुछ चीज़ थी? सबसे पहले मैं देख रहा था, सबसे पहले एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी कि जिसने भी बदमाशी की है उसके साथ हो। नहीं तो वो आज उनके साथ हुआ है, कल दूसरों के साथ होगा, कहीं भी होगा, किसी कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए इस पर पार्टी को अभी तक मुझे विश्वास है, मैं आज बोल रहा हूँ, इसके बाद मैं समझता हूँ 2-4 दिन में प्राइम मिनिस्टर साहब देखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि उनके खिलाफ जिन्होंने बदतमीजी की उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए, जिससे कि सारा देश के दलित, हमारे जिसे कहते हैं दलित, उनके दिमाग में ये आ जाए कि उनको भी समानता का अधिकार प्राप्त है जी। तो क्रीमी लेयर का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, कोई क्रीम है ही नहीं तो लेयर कहाँ से आएगी? तो इसलिए क्रीमी लेयर की बात जो उनसे निकल गई वो गलती है कि जो जनरल, फिर जो क्रीमी लेयर में नहीं, क्रीमी लेयर में है और जो गरीब हैं वो पढ़ नहीं सकते, अच्छी एक किसी समानता की आधार नहीं हो सकता, समान एजुकेशन नहीं हो सकती, इसलिए वो जो जितना भी और वो काम है वो संभव नहीं हो पाते। इसलिए ज़रूरी है कि उसमें अगुवाई करने के लिए, समाज को लीड करने के लिए IAS IPS IAS की ज़रूरत है और ये प्रथा चलते रहना चाहिए जो संविधान के अंतर्गत है। और संविधान के अंतर्गत जो पार्टिसिपेशन है वो बाबा साहब और डॉक्टर अम्बेडकर और कांग्रेसी और महात्मा गांधी के जो बीच में जो समझौता हुआ था उसको पलटा नहीं जा सकता, क्योंकि वो हिस्टोरिकल समझौता है जी। जय भीम, जय भारत। सर, एक और हमारा सवाल है, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में अजाक्स प्रदेश प्रांतीय सम्मेलन के दरमियान IAS संतोष वर्मा का एक बयान बहुत ही तेज़ी के साथ में वायरल है, जिसमें उन्होंने आरक्षण विरोधियों को बोलते हुए ये बताया कि जब तक रोटी बेटी का संबंध, ब्राह्मण का रोटी बेटी का संबंध जो है दलितों के यहाँ नहीं हो जाता, तब तक आरक्षण रहना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ब्राह्मण बहू चाहिए तब तक आरक्षण चलना चाहिए, जब तक ब्राह्मण की बेटी दलित के यहाँ ना आ जाए तब तक जो है आरक्षण चलता रहना चाहिए। इसको लेकर के सरकार ने IAS संतोष वर्मा को उनके ऊपर कार्रवाई की, उन्हें सस्पेंड कर दिया और साथ ही साथ उनसे उनसे कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। अब चूँकि सर मैं समझता हूँ कि आप काफ़ी अनुभव आपका है और इस पूरे बयान को लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, ये जो सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन की बात हम बहुत पहले से उठाते चले आ रहे हैं, उसका नतीजा ये भी हुआ है कि बहुत से IAS ऑफिसर्स ने, उत्तर प्रदेश को मैं जानता हूँ, अनुभव है कि यहाँ पर जो IAS के लोगों ने अन्य जात की लड़कियों से शादी हुई या अन्य जात की लड़कियों ने IAS से आके शादी की, IAS होने के नाते, क्योंकि अच्छे शान शौकत से रहेंगी, तो इसलिए ब्राह्मण की लड़कियां भी हैं। बहुत से हमारे सीनियर ऑफिसर रहे, जैसे सबसे सीनियर मोस्ट RD सोनकर साहब थे, उनके बेटे ने भी एक ब्राह्मणी से शादी की। श्री ये जो असीम अरुण हैं, इसने भी अन्य जात की लड़की से शादी की है। एक हमारे सबसे पहले थे, हमसे एक साल सीनियर थे, मिस्टर कुरील, SN कुरील, तो उन्होंने भी ब्राह्मणी लड़की से शादी की। तो उनकी सिस्टर इन लॉ की शादी कहीं हो नहीं पाती थी, जो कोई पूछता था कहता था तुमने ब्राह्मणी से शादी की, उससे सुकास के लोगों से शादी की है, कुरील ड्रॉप करवाया पहले तो आप उन्हीं से शादी करो, इस तरह के ताने मारते थे। तो वो शादी तो कर लेते हैं, और शादी करने से परिवर्तन नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो इंडिविजुअल हो जाता है। एक शादी मैंने की, उसमें की, कई एग्जाम्पल हैं ऐसे। तो इस तरह से ये शादी का करके बाबा साहब ने बड़ा साफ कहा है कि जब तक सेंक्टिटी ऑफ दीज लिटरेचर्स, रिलीजियस लिटरेचर्स, ये आपका जो वेद है वो वेद हैं, ये पुराण हैं, भगवद गीता है, वो है, सब जब तक इनमें से बदलाव नहीं होता तब तक नहीं हो सकता। जैसे अब भगवद गीता ही को ले लीजिए, भगवद गीता को सब लोग बड़े 50 लाख आदमी सुनने आ रहा है, मगर भगवद गीता ने जो संदेश दिया है वो बहुत ही अच्छा है, बढ़िया है। सब जगह समरसता की बात करते हैं, हम कहते हैं समरसता की ज़रूरत नहीं, समानता की बात है। जो हमारा संविधान में समानता बात करता है, समरसता का मतलब पानी और वो मिल जाना, इकट्ठा हो जाना, समरस हो जाना, एक ही सी बात करना। जो कहा उसने कहा यस तो यस, तो ऐसे न कह के समानता को मिश्र बराबर का अधिकार सबको मिले, जो संविधान में दिया हुआ है। दूसरा, कटुता वाली बात नहीं आनी चाहिए।
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी दूसरी शादी करी थी, वो भी ब्राह्मण ही थी, मगर उन्होंने कहा कि ब्राह्मण से नाराज़गी होने का कोई प्रश्न नहीं है। ब्राह्मण बाद से उनको घृणा थी, घृणा नहीं कहना चाहिए, ब्राह्मण बाद को वो नापसंद करते थे, मगर फिर भी उन्होंने ब्राह्मण लेडी से शादी की, सेकंड शादी जो हुई ब्राह्मण से शादी की, और उन्होंने भी की है बहुत सी, तो वो उससे कोई सुधार नहीं होता, उससे नहीं। उन्होंने बाबा साहब ने तो बड़ा साफ कहा कि जब तक स्क्रिप्चर, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में बदलाव नहीं होता और मानसिकता ब्राह्मणवाद के विरोधी लोगों की इनकी मानसिकता नहीं बदलती, तब तक ब्राह्मणवाद पनपता रहेगा। और ब्राह्मणवाद क्या होता है? ब्राह्मणवाद में यह है कि जो प्रायरिटी है, उसकी मान्यता है, वो उन्हीं को सबसे पहले दिया जाता है। वो हज़ारों वर्षों से अब है तो ब्राह्मण पूजा करेगा, है क्षत्रिय जो रक्षा करेगा मारपीट की, वैश्य जो है वो पेट पालन करेगा, और शूद्र जो है सबकी सेवा करेगा। जब तक इसमें ये जो भावना है, जब तक ये व्याप्त रहेगी तब तक कुछ नहीं कह सकते। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने भी, अब मैं कोट कर रहा हूँ, भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने भी कहा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है ये मेरे द्वारा ही बने हुए मान, परंतु फिर भी मेरे बिना न बना हुआ मान। उन्होंने ये यहाँ तक कह दिया, मैंने बनाए हैं मगर मैं ही है। तो अब जहाँ इस देश में जहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मा से बने हुए बताया जाता है कि कैसे इनका सृजन हुआ है, उसको कोई बदलने वाला भगवान कृष्ण आए, ब्रह्मा नहीं आए, तब तक कैसे बदलाव आ सकता है, यही हमारे दिमाग में आता रहता है। इसी तरह से 4 वर्ण हैं, 4 वर्णों को लेते हुए भी आपका शंकराचार्य अलग अलग हैं, एक ही जात के हैं होते जनरली, इसलिए हमने तो कई जगह बोला भी है कि शंकराचार्य को आप एक जगह 4 जगहों पे बांट दो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और फिर पलटा कर दो, शूद्र पहले से ये बोल दो, जिससे कि समता का व्यवहार हो जाए, समानता का व्यवहार हो जाए, तो अपने आप ही जिसे कहते हैं कि मानव एक समान, और सबको समानता का अधिकार मिल जाए। शंकराचार्य को बदला बदली कर दो धर्म के नाम पे, हम नहीं इंटरफियर करना चाहते, वो खुद ही करें, और सबको ट्रेनिंग दे दी जाए और एजुकेशन दे दी जाए कि किस तरह से पुजारी का पद जो है कैसे निश्चित किया जाएगा, और अगर उसे शिक्षा मिली हुई है तो वो भी मंत्र पढ़ लेगा, उच्चारण कर लेगा, तो उसको भी अधिकार मिल जाए। तो जनरली लोग, हमारे समाज के वैसे लोग यही कहते हैं कि बड़े बड़े मंदिरों में करोड़ों अरबों का धन इकट्ठा किया हुआ है, जबकि वो सोशल संस्थाओं का ध्यान वैसे होना चाहिए। अब उस बात को कोई कहे तो नाराज़गी होती है, मैं भी कहता हूँ, मैं तो नहीं बोलता कभी, इसलिए क्योंकि ठीक है, ये उनका है, हज़ारों वर्षों से मामला चल रहा है, चलता रहे। मैं भी धार्मिक रहा हूँ, बड़ा हनुमान भक्त था, मगर सोचते सोचते देख के यही है कि हमेशा अन्याय की बात होती थी। सर्विस में रहते हुए, IAS जैसी सर्विस में रहते हुए भी मुझे बहुत यातनाओं का सामना करना पड़ा। यानी या आप अनुमान लगाओ कि जरा सी बातों पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती रही, और मैंने 36 साल कैसे निकाली हैं, मेरा दिल चाहता है। इसलिए मुझसे बाद में कहा गया कि कोई भी ले लें, मनमोहन सिंह की मानता थी, राजनाथ सिंह जी भी बोले, हमने साफ कर दिया कि अब हम स्वतंत्र रहना पसंद करेंगे, क्योंकि घुट के रहना पड़ रहा है, घुट के रहना पड़ता था, परेशान करते थे। जरा सी बात, कोई बात हुई, गलत काम हमने कभी गलत काम नहीं करने पर भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती रहती, वो तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो बात कहना, जब तक बाबा साहब की बात से अलावा कुछ नहीं है, कि जो धार्मिक रूप से अगर आपकी मान्यता है, मान्यता क्या है, ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, उच्च कोटि का है, क्षत्रिय स्वामी भाव रखता है, सबको समान अधिकार रखता है, और शूद्र सबकी सेवा करने की बात है। तो आज उसी रूप को लाना चाहते हैं, अगर शूद्र को शूद्र ही रखना चाहते हैं, और ये करना चाहते हैं, और अलग से शिक्षा नहीं, एक सी शिक्षा नहीं देना चाहते, तो वो नहीं, तो हर एक को समान शिक्षा दिया जाए, और हर लड़की को टॉप पर पहुंचाने तक की पढ़ाई लिखाई दी जाए, जिससे कि धीरे धीरे समाज बदलेगा और अच्छी उन्नति होगी, तभी आप होगा। और राष्ट्र एकता अखंडता के लिए, सर्वधर्म सद्भाव के लिए बहुत ज़रूरी है। सब कहते तो ज़रूर हैं, मगर एकता के सूत्र में बांधने के जो कदम उठाने चाहिए वो नहीं उठाते हैं, जो जिसके करने की आज आवश्यकता है। चारों तरफ प्रकाश हो रहा है, राम का मंदिर बन गया, कृष्ण के मंदिर बनने की तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ है, मगर ध्यान रहे, कभी कटुता से कभी वो नहीं हो सकता, बदलाव नहीं आ सकता, प्रेम से ही बदलाव आ सकता है। देश को, हमारे को गुलाम रहना पड़ा है, क्योंकि समाज जो बटा रहा, जो बाहर का आक्रमणकारी आया, उस छोटे से फौज लेके भी आया, तब भी यहाँ के लोगों को गुलाम बना के चला गया, क्योंकि वो एकता के सूत्र में बंधे नहीं थे। जो चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि एक रहोगे तो कटोगे नहीं, और नहीं तो कटोगे। तो ये जो बातें हैं, ऐसी कटु बातों से जनता को समझना चाहिए
कि जो चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं तो इसका मतलब है हमें एकता के सूत्र में बंध जाना चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि जो दलित शब्द है उसको बैन लग जाना चाहिए। कोई दलित नहीं हो, जात खत्म होने करने के लिए एक्ट पास करवा दीजिए। सारे के सारे लोग जो आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 अमेंडमेंट करें। और सब होशियार लोग IAS बैठे हुए हैं, जब तक हम और IAS वाले लोग भी ऐसे परिवर्तन नहीं लाने का प्रयास करेंगे तब तक देश में कोई वो नहीं होगा। और धर्म और जात के नाम पर युद्ध होते रहेंगे और संघर्ष होते रहेंगे, वो देश के लिए बहुत एकता अखंडता के लिए खतरनाक होंगे। जय भीम, जय भारत। सर, आइए संतोष वर्मा के सस्पेंस जो सस्पेंड किए गए हैं, क्या उसको आप सही मानते हैं, सही हुआ है या फिर गलत हुआ है? ऐसा है, उन्होंने जो कहा है उसकी भाषा कैसी हो सकती है मुझे मालूम नहीं है, मगर मैंने उस संबंध में बिल्कुल साफ कर दिया है कि ब्राह्मण लड़कियों ने भी शादी की है हमारे सीनियर IAS ऑफिसर्स के, मगर उनके परिवार तो अच्छे चल रहे हैं। कहीं कहीं होता है मन मुताब होता है, अलग रहते हैं, वो करते हैं, वो अलग बात है, मगर बात सही है। मगर उसकी भाषा का प्रयोग उनको घटा होगा। भाषा के रूप में आप कहिए, हज़ारों वर्षों से जो ब्राह्मणवाद चलाए हुए हैं उसको कैसे कम करेंगे। और काफ़ी बदलाव आया है, इसमें कोई शक नहीं। जब काफ़ी बदलाव आया है तो हम लोगों को भी जो अपनी भाषा है उसको इस तरह से करा जाए जैसे पोलाइटनेस दिखाई दे। पोलाइटनेस करिए। पंडित जी जो हैं बहुत प्यार से बोलते हैं मगर अपना काम करते रहते हैं। ऐसे हम लोगों को भी उनसे सीखना भी चाहिए कि कैसे है। हमें तो अपने व्यक्तिगत न करके अदरवाइज यह है कि हमने देखा है कि सारे ब्राह्मण जितने भी थे अच्छे ऑफिसर्स भी मिले। ब्राह्मण ऑफिसर्स ने भी हमें छोटे यंग एज में तो बहुत आगे बढ़ाया, भले ही बाद में परेशान किया गया हो मगर बहुत अच्छे हैं। आश्चर्य से होता है कि हम मियाँ बीवी यहाँ थे, आए थे शुरू में लखनऊ में, तो हर ऑफिसर के यहाँ कॉल करते थे। IPS में थे तो वहाँ की कल्चर ऐसी थी कि 3 साल IPS रहे, वहाँ केरला में थे, वहाँ की कल्चर UP कल्चर थी। यहाँ IAS जब आए तो यहाँ की कल्चर में यही देखा कि हम मिलने जाते थे, हर एक के घर पे सीनियर कॉल करते थे, सीनियर ऑफिसर्स के यहाँ कॉल करना चाहिए। मगर मुझे नहीं याद है कि केवल 2-3 को छोड़ के, जिनको मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, उनको छोड़ के किसी भी ऑफिसर ने, किसी जात के ऑफिसर ने कभी कॉल रिटर्न किया हो। यहाँ तक कि जो सबॉर्डिनेट मेरे रहे उन्होंने भी कभी ये नहीं कहा कि हमारे सीनियर ऑफिसर से जाए। यहाँ पर जो हमारा CSI है बना हुआ है, वहाँ भी जाते थे तो उसमें भी गुट बना करके रहते हैं, जैसे आजकल भी गुट बना करके करते हैं। आजकल तो बहुत आसान है, 8-10 मिल करके एक ग्रुप बना लेते हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो सब के सब भौंकने लगेंगे, सब चिल्लाने लगेंगे, सब मारने पीटने लगेंगे। एक मिल गया, पीट ले किसी तरह से, उसने कुछ कहा है तो उसी के पीछे पड़ जाएंगे। अब जैसे इसकी जो आप बता रहे हो, अब ये तो मैं नहीं जाना चाहूँगा मेरिट में, वो IAS ऑफिसर है तो जानता है कि उसने क्या कहा है और वो क्या उसे अप्रोच करना चाहिए। उसे अगर अन्याय हो रहा है तो हमारा समाज को उसके साथ खड़े हो जाना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके साथ अन्याय न हो। जी, तो आप देख रहे थे द बुद्धिस्ट टाइम्स TV की विशेष रिपोर्ट। पूरे वीडियो पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करना न भूलें। नमस्कार, धन्यवाद। कैसा रहा?